डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सम सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह एक उपभोक्ता जो है विभिन्न वस्तुएं क्रय करते समय उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान रखने के प्रयास करता है। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम की कमियां या सीमाएं। सम सीमांत उपयोगिता नियम की कमियां। कमियां कह दो, सीमाएं कह दो, दोष कह दो। ठीक है, तो देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे कि आपको पता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम ये मान के चलता है कि उपभोक्ता जो है विवेकशील प्राणी है। ठीक है, और उसे जानकारी होती है। तो हम इसको ऑपोजिट कह सकते हैं कि जो इसकी मान्यताएं हैं वही उसकी कमियां, उसके ऑपोजिट जो होगी वो उसकी कमियां होगी। ठीक है, तो अब इसकी क्या क्या सीमाएं या कमियां हो सकती है। नंबर 1, उपभोक्ता को पहली अगर हम सीमा कहें तो वो है उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की पूर्ण जानकारी नहीं होती। वैकल्पिक प्रयोग की पूर्ण जानकारी नहीं, पूर्ण जानकारी नहीं। तो देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि उपभोक्ता को जो वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी होती है, इसका मतलब है कि उपभोक्ता को पता है कि एक आम के बदले कितनी सेब जो है उससे उसको सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि सभी उपभोक्ताओं को ये पता नहीं होता है कि एक आम के बराबर कितने सेब है या एक सेब के बराबर कितने केले हैं। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो है सीमांत उपयोगिता उनको जो है पूर्ण जानकारी इस चीज़ की नहीं होती है। यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि एक उपभोक्ता को सभी वैकल्पिक प्रयोग की पूर्ण जानकारी होती है। उसे पता है कि भाई एक आम जो है एक सेब के बराबर कितने केले हैं। ठीक है, एक सेब के बराबर 2 केले हैं, समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है, या एक सेब के बराबर जो है वो एक चीकू है। तो इस चीज़ की उसे जानकारी है, जबकि ये वास्तविक मान्यता नहीं है। उपभोक्ताओं को जो है वो सभी जो वस्तुएं हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा चयन, अगर वो एक वस्तु के बजाय दूसरी वस्तु का चयन करता है तो इसकी भी उसे पूर्ण जानकारी नहीं होती है कि भाई एक सेब, अगर सेब नहीं लेकर के, एक सेब के बराबर 2 केले नहीं लेकर के कौन सी वस्तु जो है, अगर एक सेब के बराबर 2 केले हैं, अब उसे पता नहीं है कि 2 केले नहीं खरीद करके मैं कितने चीकू खरीदूं। इस चीज़ की उसे जानकारी नहीं है। यानी सभी के वैकल्पिक, यानी इस माना इस संयोग का तो उसे पता है, लेकिन एक सेब के बराबर कितने चीकू हैं या एक सेब के बराबर कितने अनार हैं, तो सभी के वैकल्पिक प्रयोग की उसको जानकारी हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि उपभोक्ता को सभी वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी पहली कमी। नंबर 2, उपभोक्ता जो है सदैव विवेकशील प्राणी नहीं होता है। उपभोक्ता सदैव विवेकशील प्राणी सभी जो है उपभोक्ता सदैव विवेकशील प्राणी नहीं होता है। तो हमने इसके बाद में ये भी बात की थी कि इस नियम की एक मान्यता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है और सोच समझ करके जो है वस्तु पर क्रय जो है व्यय करता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि सभी उपभोक्ता विवेकशील प्राणी हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि सभी वस्तुएं जो है सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही व्यय करे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक शराब है, शराबी है, तो उससे भले ही उसे सीमांत उपयोगिता मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन वह जो है सोच समझ करके उस चीज़ पर व्यय नहीं करता। इसके अलावा उपभोक्ता जो है वो विज्ञापनों से प्रभावित होता है। विज्ञापन जो है देख करके, और भले ही उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन विज्ञापनों से वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता और वो उस वस्तु को क्रय करता है। ठीक है, और
कुछ जो है आदतें होती है, आदतों से भी वो प्रभावित होता है। अगर कोई गंदी चीज़ शराब पीने की या सिगरेट पीने की आदत है तो उससे सीमांत उपयोगिता मिले या नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो उसको खरीदता है, फिर भी उसको क्रय करता है। ठीक है, तो आदतों की वजह से और विज्ञापनों के प्रभाव के कारण हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता सही विवेक से निर्णय ले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता कि सभी वस्तुएं जो है उपभोक्ता जब खरीदता है तो सीमांत उपयोगिता के आधार पर खरीदे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कई बार इस पर विज्ञापनों का और आदतों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और कई बार जो हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं फैशन के प्रभाव में आ सकता है। अब वो फैशन अगर सही है या उसको उचित लग रही है नहीं लग रही, लेकिन फैशन की आदत के जो कारण वो उसको खरीद सकता है। ठीक है, कई बार जो है वो दूसरों के देखा देखी वस्तु खरीद सकता है कि भाई ये वस्तु उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन जो हम कह सकते हैं दिखावटी जो वस्तुएं होती है, जैसे भी कार है या कोई अच्छी मोटरसाइकिल है, ठीक है, अब उससे भले ही उसको सीमांत उपयोगिता मिले या नहीं मिले, जैसे एक कार है, अब या हम कह सकते हैं कोई बड़ी गाड़ी है, जैसे पल्सर है, 1,00,000 to 1,50,000 की गाड़ी है, अब उससे भले एवरेज भले 40-50 का ही नहीं मिल रहा है, लेकिन वो देखा देखी की वजह से उस गाड़ी को खरीदता है। भले ही वो 1 लीटर में भले वो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर ही जा रही है, सीमांत उपयोगिता उससे कम मिल रही है, लेकिन फिर भी देखा देखी के कारण, प्रदर्शन के कारण, कि उसका प्रदर्शन करेगा, लोगों को दिखावा करेगा। ठीक है, तो हम जैसे हीरे हैं, डायमंड है, इन चीज़ों को पर जो है इसका उपयोगिता मिले या नहीं मिले, लेकिन फिर भी क्या करता है, आभूषण है, दिखावे के कारण उसको खरीदता है। ठीक है, जैसे कोई डायमंड जड़ा हुआ जो नेकलेस है, अब उससे सीमांत उपयोगिता मिले या नहीं मिले, लेकिन उसको दिखावे के कारण भी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उसको खरीदता है। तो हम ये कहते हैं कि सभी उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता जो है वो विज्ञापनों के प्रभाव के कारण, उसकी आदतें और फैशन तथा देखा देखी के कारण भी वस्तु जो है खरीदता है। उसे सीमांत उपयोगिता उसके बराबर मिलती है या नहीं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या ऐसे इसका होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी उपभोक्ता विवेकशील प्राणी हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये इस नियम की दूसरी कमी है। नंबर 3, तीसरी जो है कमी जो है वो सभी वस्तुएं विभाज्य हो, सभी वस्तुएं विभाज्य हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं होती, तीसरी कमी है। तो कल हम इसका उदाहरण भी हमने पढ़ लिया था कि सभी वस्तुएं विभाजित हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, कल उदाहरण दिया था कि मैंने कहा कि एक भैंस के बराबर अगर 2 बकरियों से सीमांत उपयोगिता मिल रही है, ठीक है, तो हम उसको टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि एक सेब के अगर एक भैंस के बराबर जो है वो 2 बकरियां हैं, तो अगर किसी के पास आधी बकरी है तो उसे सीमांत उपयोगिता आधी भैंस के बराबर थोड़ी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। या हम कह सकते हैं कि एक मकान के बराबर जो है, मकान के बराबर जो सीमांत उपयोगिता, मकान को आधा नहीं कर सकते। कारें हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि कार के टुकड़े हो सकते हैं। एक कार बराबर 2 मोटरसाइकिल, तो अगर एक कार है तो एक मोटरसाइकिल के बराबर कितनी सीमांत उपयोगिता कार की मिलेगी, तो उसको टुकड़ा थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य होती है। ये नियम मान के चलता है कि सभी वस्तुएं को विभाजित किया जा सकता है, पर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। वास्तव में मकान है, कारें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो अविभाज्य होती है, और एक दिए गए समय में 1 या 2 कार खरीदी जा सकती है, 1.5 कार नहीं। आप कहोगे अगर 1.5 कार बराबर मिले तो 1.5 कार कैसे खरीदोगे, 1.5 मोटरसाइकिल कैसे खरीदोगे। तो सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, ये तीसरी इसकी आलोचना। ठीक है, चौथी आलोचना वही, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो, ये आवश्यक नहीं है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। तो ये नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, जबकि कल हमने पढ़ा भी था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है, उसके जो है क्रय शक्ति घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये भी इसकी आलोचना हो गई, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा परिवर्तित होती रहती है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर 100 का नोट 3 किलो शक्कर खरीद सकता है, 4 किलो शक्कर खरीद सकता है,
तो अगर 2 दिन बाद, हो सकते 1 महीने बाद 100 का नोट जो है वो 4 किलो शक्कर खरीदे, ये कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि शक्कर के अगर भाव बढ़ गए, ठीक है, तो शक्कर यानी 25 रुपये किलो अगर पहले थी, अब भाव बढ़ के 30 रुपये किलो हो गए, तो उतनी शक्कर 100 के नोट में आवे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी जो है बदलती रहती है। तो ये भी एक अवास्तविक मान्यता है और इसकी कमी भी है। नंबर 5, अगर हम कहते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की जो आलोचना सबसे ज़्यादा जो किसी विद्वान ने की है वो है प्रोफेसर हिक्स। प्रोफेसर हिक्स ने इस मान्यता की आलोचना की है और वो मानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। ठीक है, तो ये 4 आलोचनाएं हो गई। नंबर 5, बजट अवधि अनिश्चित होती है। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी कि हर एक वस्तु की जो है बजट अवधि एक जैसी नहीं होती है। जैसे हमने बढ़ाया खाद्यान्न वस्तु है, खाद्यान्न वस्तु 1 महीने चलती है। जैसे 1 महीने का राशन है तो 1 महीने बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल आपने खरीदी है तो वो 1 महीने में ख़त्म हो, इससे कोई आवश्यक ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो प्राय जो है सभी वस्तुओं की जो बजट अवधि है वो एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि बजट की जो अवधि है वो अनिश्चित होती है और ये सबसे बड़ी बाधा होती है इसमें। बजट अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की मानी जाती है। सामान्यतः हम क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष में कितनी वस्तुएं काम में ले रहे हैं, तो 1 वर्ष की बजट अवधि मानी जाती है। जबकि जो टिकाऊ उपभोग की जो वस्तुएं हैं, टिकाऊ उपभोग की जैसे जो लंबे समय तक चलती है, जैसे कार हैं, मोटरसाइकिल है, एसी है, ठीक है, तो ये टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं। अब इसकी एक निश्चित बजट अवधि हो ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ ये लंबे समय तक चलने वाली वस्तुएं, टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं। अब पंखा, एक पंखा खरीद लिया तो 1 साल में नहीं चलेगा, वो आपको 3-4 साल तक जो है, 5 साल तक, कितने ही साल वो चल सकता है। तो उसकी बजट अवधि जो है दूसरी बजट अवधि में वो जारी रहती है। भाई इस साल अगर कोई पंखा खरीदा है 2020 में, तो ऐसा नहीं 2020 में वो ख़त्म हो जाएगा, 2021 में भी वो उपयोग में आएगा, 22 में भी उपयोग में आएगा। तो बजट अवधि जो है वो अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। प्राय खाद्यान्न जो वस्तुएं होती है उसकी एक निश्चित बजट अवधि में प्रयोग होती है। जैसे कहते हैं 1 महीने का राशन है, ठीक है, तो 1 महीने का राशन 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसकी तुलना अपन कार से करें या मोटरसाइकिल से करें तो बजट अवधि जो है उसकी निश्चित थोड़ी होती है, उसको तो हम कई लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गई इसकी आलोचना, यानी जो अपने पहले इसकी जो मान्यताएं पड़ी थी, मान्यता के ऑपोजिट इसकी आलोचना है कि सभी उपभोक्ताओं को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हर उपभोक्ता विवेकशील प्राणी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो विज्ञापनों पर उसका आदतों का प्रभाव, देखा देखी का प्रभाव उस पर पड़ता है। सभी वस्तुएं विभाज्य नहीं होती है, टुकड़े हो सकते हैं वस्तुओं के। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये भी इसकी आलोचना होगी। और बजट अवधि की जो अनिश्चितता इस नियम की सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी सीमा हम कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। ठीक है, ये नियम अर्थशास्त्र में, जैसे हम कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता हाउस नियम कई जगह प्रयोग होता है, मांग के नियम में, उत्पादन के नियम में। ठीक है, वैसे ही समसीमांत उपयोगिता नियम का भी कई महत्व होता है। जैसे अगर हम देखें तो अगर इन क्षेत्रों में जो है समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, उपभोग में महत्व। उपभोग में महत्व, देखिए उपभोग में किस तरह महत्व होता है इसका हम बात करते हैं कि एक उपभोक्ता अगर समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर वस्तु क्रय करता है या उसके आधार पर अगर वस्तुएं खरीदता है तो उसे सदैव अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, इसलिए एक उपभोक्ता के लिए इस नियम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक उपभोक्ता अगर इस नियम के आधार पर वस्तु खरीदता है तो उसे हमेशा के लिए, सदैव के लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि उसे समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है 2 वस्तुएं या 2 से ज़्यादा वस्तु खरीदने पर, इसलिए उसे हमेशा अधिकतम संतुष्टि ही प्राप्त होगी। तो एक उपभोक्ता के लिए इस नियम का अत्यधिक महत्व है
क्यों महत्व है? क्योंकि ये नियम बताता है कि कैसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर ही खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एक उपभोक्ता जिसकी आय सीमित होती है तो यह नियम हमें बताता है कि वो अपनी सीमित आय से कैसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। आपके पास 10 का नोट है और 10 के नोट से आप को अगर पेन कार या पेन खरीदना है, मोटरसाइकिल पेन है, और अगर ज्योमेट्री बॉक्स है या फिर आपके पेंसिल है, तो एक पेन के बराबर एक पेंसिल कितनी सीमांत उपयोगिता दे रही है, इससे आप सीधा आपको ज्ञान हो जाएगा। तो अपनी सीमित आय के आधार पर उपभोक्ता जो है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। किस नियम के आधार पर? सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर। आय सीमित है तो अगर सीमित आय से वो खरीदना चाहे कि भाई क्या क्या वस्तु से खरीदनी है, किस चीज़ से समान सीमांत उपयोगिता मिल रही है, तो उसके लिए इस नियम का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, तो ये तो एक उपभोक्ता के लिए इसका महत्व हो गया। अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं, एक उत्पादन में इसका क्या महत्व होता है। ठीक है, तो उत्पादन में महत्व, उत्पादन में महत्व, एक उत्पादक के लिए भी इसका अधिक महत्व होता है, क्योंकि उत्पादक भी उत्पादन करता है तो अपने सीमित साधनों के ध्यान में रखता है कि भाई उसकी इतनी आय है, इस आधार पर उसे इतना उत्पादन करना है। ठीक है, तो एक उत्पादक को अपने सीमित साधनों से उत्पादन को वो चाहता है कि मेरी कम जो है लागत से मैं अधिकतम उत्पादन करूं, कम से कम खर्च आए मेरा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बना सकूं। ठीक है, तो अपने उत्पादन को अधिकतम करना वो चाहता है, लागत कम आए, खर्चा कम आए और उत्पादन ज़्यादा हो सके। तो इस नियम के आधार पर वो ये तय करेगा, और इस नियम के आधार पर ही वो ये तय करता है कि मुझे कौन कौन सी वस्तु और कितनी मात्रा में बनानी चाहिए। ठीक है, ताकि मुझे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उत्पादक भी अपने सीमित साधनों से अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहता है, और इसलिए वह इस नियम को प्रयोग करेगा। और ऐसा करने पर वो क्या करेगा कि वो अपनी लागतों को कम से कम कर सकता है, कम खर्च है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 1 मीटर कपड़ा जो है 40 रुपये मीटर का 40 रुपये खर्च आता है, लागत उसकी 40 रुपये आ रही है। तो इस नियम के आधार पर वो ये तय कर सकता है कि 1 मीटर कपड़े कम से कम लागत कितनी आओ, 35 रुपये या 30 रुपये जो है लागत आए। तो अगर वो इस नियम का प्रयोग करेगा तो इसके आधार पर वो तय कर सकता है कि मैं 1 मीटर कपड़ा बनाने में मेरी कम से कम लागत उसे आए। ठीक है, तो उत्पादन के क्षेत्र में भी इस नियम का अधिक महत्व होता है। नंबर 3, विनिमय, वितरण व राजस्व में महत्व। विनिमय, वितरण व राजस्व में महत्व। तो इस नियम का उत्पाद जो केवल उपभोग या एक उपभोक्ता या एक उत्पादन करता ही नहीं, बल्कि विनिमय, वितरण और राजस्व में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर वो उपभोक्ता को ये निर्णय लेना है कि वो कितनी बचत करें और कितना जो है उपभोग करें। ठीक है भाई, उपभोग 100 रुपये आपकी आय है तो कितनी खर्च करनी है और कितना बचत करना है, तो उसका निर्णय भी वो ले सकता है। ठीक है, यानी बचत और उपभोग का निर्णय लेने में भी इस नियम का प्रयोग किया जाता है। विनिमय में, ट्रांजैक्शन में, लेन देन में क्योंकि सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर लेन देन किया जा सकता है, वितरण किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का कई क्षेत्रों में महत्व है। तो ये आपका टॉपिक हो गया पूरा, सम सीमांत उपयोगिता नियम। सबसे पहले हमने इस नियम के बारे में पढ़ा था, नियम का अर्थ हमने पढ़ा था, इस नियम को किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसे गौसेन का द्वितीय नियम कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं, आमदनी के आवंटन का नियम कहते हैं, अधिकतम संतोष का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि ये नियम क्या है। ठीक है, और उसके बाद में हमने बात की थी कि 2 शर्तें, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें होती है, और दोनों शर्तें क्या होती है इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUZ/PZ डैश डैश डैश
MUN अपॉन PN। तो ये पहली शर्त ये होगी। और दूसरी शर्त जो है आमदनी की शर्त क्या होगी, इन दोनों शर्तों को पूरा करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो आमदनी की शर्त क्या हो गई, P1X1 प्लस P2XY2, ठीक है, बराबर M के बराबर। तो ये दूसरी शर्त जो आमदनी की शर्त है। तो आमदनी के आधार पर वो अधिकतम जो है उसे संतुष्टि प्राप्त होगी, और सीमांत उपयोगिता इस शर्त के आधार पर सीमांत उपयोगिता बराबर मिल रही है उसे, ठीक है। तो दोनों शर्तें अगर पूरी हो रही है तो हम कह सकते हैं तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर हमने चर्चा की थी कि वो एक जो है दो शर्तें कौन कौन सी है। फिर हमने बात की थी इस नियम की जो कमियां हैं वो क्या क्या है। तो हमने 5 कमियां पढ़ी थी इसके बारे में कि उपभोक्ता को वैकल्पिक प्रयोग की जानकारी हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हर उपभोक्ता विवेकशील है ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो मान्यताएं हैं वही उसकी आलोचना है, उसके ऑपोजिट आलोचनाएं होगी, ठीक है। फिर हमने तीसरी जो पढ़ा था कि सभी वस्तुएं विभाजित नहीं होती है, ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब नया टॉपिक शुरू करवाने से पहले जो हमने पहले दोनों ही नियम महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा था आपको कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम दोनों ही नियम महत्वपूर्ण हैं। तो इससे करने से पहले मैं आपको जो है कुछ प्रश्न लिखाऊंगा, अगर आप रेस्पॉन्स दोगे तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। तो अब कुछ प्रश्न आप जो है इसका मेरे को आंसर शाम तक ज़रूर देना, ठीक है। पहली बात पहला प्रश्न जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम को अन्य किन नामों से जाना जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अन्य नाम, ठीक है। फिर इस नियम का अर्थ, दूसरा प्रश्न आपको लिखना है सम सीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ व परिभाषा। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है छोटा, नियम का अर्थ और उसकी परिभाषा। ये दूसरा प्रश्न आपको क्लिक करना है कॉपी में और शाम तक मेरे को भेजना है, ठीक है। फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम यानी जो उपभोक्ता के संतुलन की क्या शर्त होती है। उपभोक्ता के, किताब के पीछे भी प्रश्न होगा आपके शायद, उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें, उपभोक्ता के संतुलन की क्या शर्तें होती है। जो 2 शर्तें होती है उन शर्तों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, उसका पूरा जो है वर्णन आपको बताना है, ठीक है। तो साहब नियम का अर्थ हो गया यहाँ पर, उसमें नियम का अर्थ व परिभाषा होगी। फिर आपको तालिका इसमें बना करके बताना है कि भाई कैसे, एग्जाम्पल दे देना है केड़े सेब का, ठीक है। और फिर चौथा प्रश्न आपको करना है सम सीमांत उपयोगिता नियम की कमियां। सम सीमांत उपयोगिता नियम की कमियां। प्रश्न आ सकता है कोई 2 कमियां बताइए, कोई 2 सीमाएं बताइए। तो आपको इसकी जो है कमियां या जो है सीमाएं बतानी है। सम सीमांत उपयोगिता नियम की कमियां या सीमाएं, ठीक है। और लास्ट प्रश्न आपको करना है सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। देखिए ये नियम मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जितना सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम महत्वपूर्ण है उतना ही ये महत्वपूर्ण है। तो अगला टॉपिक अपन जो अपने क्रमवाचक जो हमें पढ़ रहे हैं, अब उसके बाद जो सेकंड हम पढ़ेंगे क्रमवाचक, ये गणनावाचक दृष्टिकोण हमने पढ़ लिया। अब क्रमवाचक पढ़ने से पहले इन आपको प्रश्नों को करना जरूरी है। अगर ये प्रश्न आप शाम तक रेस्पॉन्स देते हो तो फिर अगला टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्या क्या प्रश्न करने हैं। नंबर 1 सम सीमांत उपयोगिता नियम के अन्य नाम, गॉसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, ये सारे आपको नाम लिखने हैं। दूसरा इस सम सीमांत उपयोगिता नियम का अर्थ व इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है आपको, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है सम सीमांत उपयोगिता नियम के में उपभोक्ता के संतुलन की क्या क्या शर्तें होती है। ये दोनों शर्तें आपको लिखनी है। वो MUX/PX लिखा है ना अभी, 2 शर्तें कौन सी है, क्योंकि 2 शर्तें 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है।
अलग से सेपरेट प्रश्न आ सकता है इसका। तो समसीमांत उपयोगिता नियम में संतुलन की क्या शर्तें होती है? ठीक है। चौथा, समसीमांत उपयोगिता नियम की कमियां या सीमाएं। इसमें आपके 2 कमियां या 2 नंबर का प्रश्न आए तो 2 कमियां, 3 नंबर का आए तो 3 कमियां पूछ सकते हैं, तो इसको करना है। और लास्ट जो है समसीमांत उपयोगिता नियम का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे क्रमवाचक विश्लेषण क्या है। क्रमवाचक विश्लेषण, तो हमने ये गणनावाचक दृष्टिकोण आपका पूरा हो गया। गणनावाचक दृष्टिकोण किससे कहते हैं, शुरुआत में पढ़ा ना हमें, उपभोक्ता के जो विश्लेषण की जो है संतुलन शर्तें क्या है, तो उसमें गणनावाचक पढ़ा था और क्रमवाचक पढ़ा था। तो क्रमवाचक सेकंड जो है, गणनावाचक में हमने कह सकते हैं कि क्या कहता है गणनावाचक। गणनावाचक मान के चलता है कि उपभोक्ता के जो है जो जितनी भी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता मिल रही है, उसको जो है उपयोगिता को मापा जा सकता है। किस में मापेंगे? यूटिल्स में। तो उसी नियम पर आधारित जो है बाकी दोनों नियम हैं। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, उसमें भी हमने पढ़ा है कि सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त होती है वो घटती हुई प्राप्त होती है। ठीक है। और दूसरा जो है वो क्रमवाचक जो है, उसका ये जो विद्वान मान के चलते हैं क्रमवाचक में कि उपभोक्ता को जो है जो संतुलन जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको मापा नहीं जा सकता, बल्कि उसको क्या किया जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे, क्योंकि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है गणनावाचक दृष्टिकोण। ठीक है भाई। तो कल हम सेकंड जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गणनावाचक दृष्टिकोण। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।